स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आईएएस ज्योग्राफी बाबा पर, जहां आप लोगों के राज्य लोक सेवा आयोग की संबंधित परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा की जा रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग अपवाह तंत्र पर चर्चा कर रहे थे। और अपवाह तंत्र के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने सिंधु नदी अपवाह तंत्र पढ़ा, गंगा नदी अपवाह तंत्र पढ़ा, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत की पूरब की ओर अपवहित होने वाली नदियों के बारे में जाना। और आज की जो हम लोगों की चर्चा है, यह अंतिम चर्चा है भारत के अपवाह तंत्र से संबंधित, जो कि है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में ही वो नदियां जो पश्चिम की ओर यानी कि अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं, उन पर आज हम लोगों की चर्चा होगी। अभी तक हम लोगों ने जितना भी अपवाह तंत्र पढ़ा है, भारत के भूगोल के अंतर्गत जो भी टॉपिक पढ़े हैं, अगर आपने उन्हें बढ़िया से तैयार किया है, उनका मैप बनाया है और जितना मैंने आप लोगों को बताया उसे बहुत अच्छे से कंठस्थ कर रहे हैं, तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिएगा अपने राज्य के और जाके क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, निश्चित रूप से हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, मटेरियल आपके काम का लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से संबंधित भाग 2, जिसके अंतर्गत आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की उन नदियों पर बात करेंगे जो पश्चिम की ओर अपवहित होती हैं। किधर की ओर? पश्चिम की ओर अपवहित होती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें नर्मदा नदी, जैसे बात करें तापी नदी, जैसे बात करें हम लोग माही नदी, इन सब पर हम लोगों की चर्चा होगी। भ्रंश में बहने वाली यह नदियां हैं। अब हुआ क्या, जब पेंजिया एक वृहद भूखंड था और फिर जब उसमें दरार पड़ी तो वह दो भागों में बटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में बटा। फिर उसके बाद हमने देखा कि गोंडवाना लैंड के अंतर्गत भारत जब अफ्रीका से अलग हुआ तो भारत के मध्यवर्ती प्रायद्वीपीय भाग में दरार पड़ी, और वह दरार जो आज के समय में हमें सतपुड़ा और विंध्यन के रूप में दिखाई देती है। लेकिन यह दरार, यह भ्रंश और गहरा कब हुआ? जब प्रायद्वीपीय भारत उत्तर पश्चिम की ओर अपवहित होता हुआ जाकर टकराया यूरेशियाई प्लेट से, तो यह भ्रंश और भी गहरा हो गया। अब बस यहीं से जो नदियां अपवहित हो रही थी, यह नदियां नर्मदा, तापी, माही पश्चिम की ओर अपवहित होने लगी, नर्मदा और तापी भ्रंश के साथ अपवहित होने लगी। अब सबसे बड़ी बात यह आती है, क्या सर यह नदियां डेल्टा बनाती हैं? क्योंकि यह प्रश्न दिमाग में बहुत आता है। नहीं, यह नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, यह नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अब दिमाग में आएगा, सर एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी और डेल्टा में बहुत ही सामान्य सा अंतर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिसके माध्यम से आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि एस्चुरी क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। खैर, क्या होता है यह चर्चा तो अभी हम लोग करेंगे ही, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं। आइए नर्मदा नदी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। अब देख रहे हैं आप लोग, यह भारत का मैप है, जहां मैंने पहले सामान्यतः नर्मदा नदी को समझाया गया है। फिर उसके बाद इसी नदी के अपवाह को मैंने आप लोगों को राज्य स्तर के मैप के अंतर्गत समझाया कि कैसे कैसे किन किन राज्यों से बहती हुई यह जाती है। तो अगर हम नर्मदा नदी के उद्गम की बात करें, कि नर्मदा नदी के उद्गम की अगर हम लोग बात करें, तो इस नदी का उद्गम होता कहाँ है? हम लोग देखिए, मध्य भारत में उत्तर की ओर यह हमें विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार दिखाई देता है, और विंध्य के दक्षिण में हम लोगों को सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार दिखाई देता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही अमरकंटक पहाड़ी हमें दिखाई देती है, और अमरकंटक पहाड़ी के समीप से ही एक नदी का उद्गम होता है, जो पश्चिम की ओर भ्रंश के सहारे यानी विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य भाग में भ्रंश के सहारे पश्चिम की ओर अपवहित होते हुए जाती है और अपना जल खंभात की खाड़ी में विसर्जित कर देती है। कहां? खंभात की खाड़ी में। इस नदी पे कुछ प्रमुख नगर हैं, जैसे जबलपुर हो गया, भोपाल हो गया, नरसिंहपुर हो गया, इंदौर हो गया, होशंगाबाद हो गया। याद होगा होशंगाबाद, तो पूछता है बहुत क्वेश्चन में। और फिर बड़ौच हो गया, और फिर यहां ऊपर देखेंगे तो बड़ौदा भी इसके उत्तरी भाग में हम लोगों को दिखाई देगा। इस नदी पर हमें 3 प्रमुख बांध परियोजनाएं भी दिखाई देती हैं। एक है मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी बांध परियोजना, दूसरी अवंतीबाई सागर बांध परियोजना, और तीसरी गुजरात में सरदार सरोवर बांध परियोजना हम लोगों को दिखाई देती है। और यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए डेल्टा का निर्माण नहीं करती है खंभात की खाड़ी में, बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। आइए अब समझते हैं
एस्चुरी और डेल्टा में क्या अंतर है, सामान्य से उदाहरण के माध्यम से। जब दीपावली आती है तो दीपावली के समय में घर में सभी लोगों के यहाँ सफाई होती है, पूरा सफाई किया जाता है, कहा जाता है लक्ष्मी का वास होगा तो साफ स्थान रखिए, पूरे घर की सफाई होती है, जिसमें घर में मौजूद पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेती हैं, यानी आप भी भाग लेते होंगे। और लड़कों का तो भाग लेना लाजमी है। ऊंचाई पर अवस्थित या छज्जे पर रखी चीज़ों की सफाई के लिए लड़के ही काम में आते हैं। हालांकि कुछ लड़के इतने भी आलसी हो सकते हैं जो इन काम को भी दरकिनार करेंगे, लेकिन दीपावली पे झाड़ू प्रकरण बहुत तेजी से चलता है। अगर तुमने काम को मना किया तो मम्मी की झाड़ू और चप्पल दोनों सुपरसोनिक वेग के साथ आते हैं और आपके साथ टकराते हैं। बाद में क्या होता है ये आप जानते हो। तो अब एक लड़का है, वह अपने घर में क्या कर रहा है, घर को साफ करने के लिए दीपावली के समय में कमरे की सफाई कर रहा है। मम्मी ने कहा अपना कमरा साफ खुद करो, तो साहब आपने धुलाई करनी शुरू करी। अब आप बाल्टी में पानी ले आए, एक मग्गा ले आए, सीक वाली झाड़ू ले आए फर्श को धोने के लिए, और आपने पानी डालना शुरू किया ऊंचाई वाले भाग से, क्योंकि प्रत्येक घर में जो फर्श का निर्माण होता है, कमरे में जो फर्श होता है वह ढाल पर हल्का बनाया जाता है, ताकि अगर पानी इधर से डाला जाए तो ढाल के सहारे वह पानी बहता हुआ कमरे से बाहर चला जाए। हाँ, याद रखना, राजमिस्त्रियों को पैसा समय पर और चाय समय पर पिलाते रहना। क्यों? क्योंकि अगर तुमने यह नहीं किया तो ढाल ऐसे की बजाय अंदर कमरे की तरफ कर देगा। फिर तुम झाड़ू, वाइपर, पोछा मारते रहो, घंटों भर करते रहोगे सफाई। याद रखना इस बात को। तो अब जब आप फर्श धोने के लिए चले तो दो चीजें हैं, आपने मग्गे में पानी लिया और मग्गे से पानी को डाला। अब अगर आप मग्गे को पानी से धीरे डालते हो तो पानी आगे जाकर चारों तरफ फैल जाता है ऐसे, और फिर आप कम पानी से पूरे फर्श को साफ कर लेते हो। अर्थात पानी को आपने मग्गे से डाला, एक धारा बही, और उसके बाद चूंकि धीमी गति से डाला था, धारा बही और फिर वह पानी फैल गया। बस नदी जब अपने मुहाने की तरफ जाती है और उसकी गति धीमी हो जाती है, और धीमी होते होते इतनी हो जाती है धीमी कि वह जल एक रेखा में ना बहकर क्या हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है, तो बस डेल्टा का निर्माण हो गया। आपने भी अपने घर में डेल्टा का निर्माण किया है। अब एस्चुरी क्या होता है? अब मम्मी आपको देख रही हैं, आपको फर्श धोने की तमीज नहीं है, आपने मग्गा लिया और तेजी से पानी ऐसे करके डाला, तेजी से, तो तेजी से डाला तो जो पानी का धार मग्गे से निकला वह सीधे ही मार्ग में जाता है धारा के रूप में और जाके दीवार से टकराता है। ऐसे में अधिक पानी की आवश्यकता पड़ेगी फर्श धोने के लिए। अब इसका मतलब क्या? मतलब आपने मग्गे में पानी को लेकर तेज गति से डाला है, तो तेज गति से डाले तो मग्गे से निकले हुए जल की धारा एक ही धारा के रूप में तीव्र गति से गई, तो वह फैलेगा नहीं बल्कि जाके टकरा जाएगा दीवार से। बस हो गया एस्चुरी का निर्माण। अर्थात जब नदियां तीव्र गति से बहती हुई अपने मुहाने की तरफ जाती हैं तो मुहाने पे जल तो उसका फैलेगा नहीं, तीव्रता से मुहाने के पास जाकर गिर जाती हैं, तो ये एस्चुरी का निर्माण कहलाता है। बस बड़ा साधारण से है एस्चुरी और डेल्टा को समझना। तो चलिए आइए अब हम लोग नर्मदा नदी को राज्य स्तरीय मैप के माध्यम से समझते हैं। अगर आप अपने एटलस में देखेंगे तो यह आपको गुजरात राज्य दिखाई देगा, गुजरात राज्य है यह मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश, यह छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य, और यह महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र। तो आप क्या देखेंगे कि मध्य प्रदेश में इसके लगभग मध्यवर्ती भाग में विंध्यन श्रेणी का विस्तार आपको दिखाई देगा। तो विंध्यन पर्वत श्रेणी इसी की एक शाखा के रूप में कैमूर पहाड़ी के रूप में हमें दिखाई देती है, और दक्षिण में मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा के समीप आपको सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार सतपुड़ा, गाविलगढ़, महादेव, मैकाल, अमरकंटक, ब्राह्मणगढ़ इस रूप में आपको दिखाई देगा। अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है जो पश्चिम की तरफ अपवहित होती है। पहाड़ियों की संकीर्णता के कारण, दक्षिणी ढाल के कारण यह जलधारा दक्षिण की तरफ मुड़ती है और फिर
पूर्वी ढाल के कारण या कहें उत्तरी ढाल के कारण यह धारा पुनः उत्तर की ओर मुड़कर पश्चिम की ओर घाटी के सहारे विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य बने भ्रंश के सहारे बहती हुई मध्य प्रदेश राज्य में अपवहित होती हुई जाती है और फिर यह गुजरात राज्य में प्रवेश कर जाती है। ऐसे करके गुजरात राज्य में इस नदी पर आप लोगों को प्रमुख नगर के रूप में भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बड़ौदा और यहां जहां यह जल विसर्जित करेगी यहीं ही आपको भड़ौच नगर दिखाई देगा गुजरात का। कौन सा? भड़ौच नगर, भड़ौच, इसकी अवस्थिति आप लोगों को दिखाई देगी। अब इस नदी पर कई सारी सहायक नदियां हैं, कई सारी देख रहे होंगे, ये बहुत सारी सहायक नदियां आपको दिखाई दे रही बहुत सारी सहायक नदियां। और इसी नर्मदा नदी पर 3 बांध परियोजनाएं आपको दिखाई देंगी। इंदिरा गांधी बांध परियोजना, अवंतीबाई सागर बांध परियोजना और गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध परियोजना आप लोगों को दिखाई देगी। तो नर्मदा नदी की जो हम बात कर रहे हैं, नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर अपवहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्यन पर्वत श्रेणी और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार और इनके मध्य एक भ्रंश घाटी के निर्माण के कारण यह नदी पश्चिम की ओर अपवहित होते हुए हमें दिखाई दे रही है। इस नदी का उद्गम सतपुड़ा के अमरकंटक के पास से होता है। इस नदी का जो बेसिन क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैला हुआ है। लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर में इस नर्मदा नदी का बेसिन क्षेत्र का विस्तार दिखाई देता है। इसके उत्तर में विंध्य, पूरब में मैकाल, ये देख लो मैकाल है ना, उत्तर में विंध्य, पूरब में मैकाल और दक्षिण में सतपुड़ा और पश्चिम में बात करें तो हम लोगों को अरब सागर का विस्तार दिखाई देता है। अमरकंटक के इसके उद्गम से लेकर और खंबात की खाड़ी में इसके मुहाने तक लगभग यह 1300 किलोमीटर की क्षेत्र में फैली हुई नदी है। इसी नदी पर अगर हम देखें तो यह नदी जबलपुर के पास नीचे की ओर झुकती है, यहां देखेंगे, ठीक है ना, तो यह नीचे की तरफ हम लोगों को झुकती हुई दिखाई देगी, जहां मैंने यह बनाया भी हुआ है, ठीक है ना। तो यह दक्षिण की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। कौन? नर्मदा नदी, जहां 15 मीटर की ऊंचाई में एक घाटी से यह गिरती है और यहीं ही आपको धुआंधार जलप्रपात की अवस्थिति दिखाई देगी। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही अवस्थित है। चूंकि यह घाटी संगमरमर से बनी है, इसलिए यहां संगमरमरी चट्टानों के कारण इस धुआंधार जलप्रपात में बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य आप लोगों को दिखाई देगा। इसी नदी के मुहाने पर जहां यह नदी अपना जल विसर्जित करती है, आपको एक सबसे बड़ा द्वीप दिखाई देगा जिसका नाम है आलिया बेट द्वीप। कौन सा है? आलिया बेट द्वीप। अब इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी दाईं ओर से और बाईं ओर से, ऊपर से और नीचे से कई सारी सहायक नदियां बनाई हुई हैं। तो दाईं ओर से सहायक नदी के रूप में बरना, हिरन, तेंदोनी, चोरल, कोलार, मान, उरी, हथनी, ओरसांग यह नदियां हैं। जबकि बाईं ओर से इसकी सहायक नदियों के रूप में बुरहनेर, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाली, छोटी तवा, कावेरी, कुंडी, गोई, करजन यह सब नदियां हम लोगों को दिखाई देती हैं। इस नदी में मैंने आप लोगों को बताया कि कई बांध परियोजना या जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जैसे इंदिरा गांधी सागर बांध परियोजना, सरदार सरोवर, ओंकेश्वर, बरगी, महेश्वर जैसी आप लोगों को बांध परियोजना यहां दिखाई देंगी इस नर्मदा नदी पर। तवा नदी की बात करें तो तवा नदी मध्य प्रदेश, जो कि बाईं ओर से इसकी सहायक नदी, ये तवा नदी मध्य प्रदेश के बैतूल में सतपुड़ा पर्वतमाला से इस नदी का उद्गम होता है, तवा नदी का। यह नदी नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी मैंने बताया? तवा नदी, तवा नदी। और ये बाईं ओर से सहायक नदी है, बाईं ओर से, ठीक है ना, सहायक नदी के रूप में यह हम लोग को दिखाई देती है।
आई होप यहां तक की बातें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगी। तो यह नर्मदा नदी है जिस पर हम लोगों ने बात की। चलिए आइए नेक्स्ट पश्चिम की ओर अपवहित होने वाली नदियों पे बात करेंगे। तो तापी नदी हम लोगों को दिखाई देती है। तापी नदी, जिसे ताप्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिम की ओर अपवहित होने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसे नर्मदा नदी की जुड़वा या दासी के रूप में भी जाना जाता है। तापी नदी को नर्मदा नदी की जुड़वा या दासी नदी माना जाता है। दासी नदी माना जाता है। अब इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में विस्तृत मुल्ताई पहाड़ी, वहां से होता है। और वहीं ही मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट है जहां से इस नदी का उद्गम होता है। और यह नदी पश्चिम की ओर अपवहित होते हुए खंभात की खाड़ी में, यह खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। और जहां यह अपना जल विसर्जित करती है, इसी के मुहाने पर गुजरात का एक प्रमुख नगर है जिसका नाम है सूरत। तो सूरत आपको इसी नदी के मुहाने पर, ताप्ती नदी या तापी नदी के मुहाने पर आप लोगों को दिखाई देगा। यह नदी बेसिन क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो इसका विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में आप लोगों को दिखाई देगा। दक्कन के पठार, उत्तर में अगर हम कहें तो सतपुड़ा रेंज, पूरब में कहें तो महादेव की पहाड़ी, दक्षिण में कहें तो यहां अजंता की पहाड़ी आपको दिखाई देगी, यहां अजंता की पहाड़ी, और पश्चिम में कहें तो अरब सागर आपको दिखाई देगा। और इसी नदी के, इन्हीं क्षेत्रों के बीच में इस नदी का बेसिन क्षेत्र आप लोगों को दिखाई देगा। अब अगर हम लोग बात करें तो यह नदी मैदानी क्षेत्रों से भी अपवहित होकर जाती है। मैदानी क्षेत्रों से आशय है खानदेश, मध्य भारत का क्षेत्र। जब आप गुजरात के मैदान का अध्ययन आपने किया होगा तब आप खानदेश की बात करते हैं, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, उत्तर पश्चिमी भाग में पड़ता है, उसको खानदेश कहते हैं। तो यह महाराष्ट्र के खानदेश से अपवहित होती हुई जाती है, जहां मुख्य रूप से खेती के लिए, सिंचाई के लिए यह जल उपलब्ध कराती है तापी नदी। इसके बाईं या दाईं ओर से इसकी सहायक नदी, ऊपर से यानी कहा जाए सहायक नदी की बात करें तो सूकी नदी, गोमई नदी, अरुणावती नदी, अनेर है। जबकि दाईं यानी बाईं ओर से अगर हम लोग बात करें तो बाघुर, अमरावती, पंजरा, बोरी, गिरना, पूर्णा, मोना, सिपना, यह इसकी प्रमुख सहायक नदी के रूप में आपको दिखाई देती हैं। आइए इसी नदी पर अब हम लोग देखते हैं राज्य के सहारे। देखिए यह नदी ऐसे करके निकली, बैतूल पहाड़ी या बैतूल जिले की मुल्ताई पहाड़ी से निकली, ऐसे करके सतपुड़ा से बहती हुई गई और फिर यह महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश की और फिर उसके बाद यह गुजरात राज्य में प्रवेश कर गई। इस तरीके से हम लोग को दिखाई देती है। इस नदी पर आप देखेंगे तो आपको नेपा नगर भी दिखाई देगा मध्य प्रदेश में। जी हां, अखबारी कागज के लिए जाना जाने वाला नेपा नगर याद होगा, कहां है? तापी नदी के ही किनारे पर है। इस नदी पर प्रमुख बांध परियोजना के रूप में आप लोगों को महाराष्ट्र में दिखाई देगी तापी परियोजना का एक हथनूर बांध। महाराष्ट्र में ही आपको गिरना परियोजना का गिरना बांध या दहीगाम बांध। लेकिन एक महत्वपूर्ण बांध परियोजना या जल विद्युत परियोजना की बात करें तो गुजरात राज्य में इसी में ही उकाई बांध परियोजना दिखाई देती है। उकाई बांध परियोजना का एक यूनिट है काकरापारा, वो इसी तापी नदी पर है, गुजरात राज्य में आप लोगों को दिखाई देता है। इस नदी के बेसिन क्षेत्र की बात करें, जहां से यह अपवहित होती है, उद्गमित होती है और जहां तक यह मुहाने तक जाती है, तो इस बेसिन क्षेत्र में अगर उद्योग देखेंगे तो सूरत में कपड़े के कारखाने, पानागढ़ में कागज के कारखाने, अखबारी कागज के कारखाने आप लोगों को दिखाई देंगे। आई होप यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नदी पर, और नेक्स्ट नदी के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे लूनी, साबरमती और माही की। जी हां, साबरमती पर आइए बात करते हैं। ये देख रहे हैं, ये लूनी नदी, ये साबरमती नदी और इधर से बनास जा रही है और ऐसे करके माही भी आएगी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और अरावली पर्वत से उद्गम होता है, अजमेर के पास
अन्ना सागर से लूनी नदी का उद्गम होता है और यह कच्छ केरल में अपना जल विसर्जित करती है। साबरमती नदी का भी उद्गम अरावली पहाड़ियों से ही होता है और यह खंबात की जो है खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, और जहां ये जल विसर्जित करती है वहीं अहमदाबाद नगर आप लोगों को दिखाई देगा। अब इसी को ही राज्य स्तर पर हम लोग देखें तो यह मैंने देखेंगे, यह राजस्थान है, यह गुजरात है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा हरियाणा, और यहीं ही दिल्ली। चूंकि अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली रिज तक दिखाई देता है, तो ये पूरा मैंने बनाया है। इसे क्या है, साबरमती नदी की अगर हम लोग बात करें तो साबरमती नदी का जो नाम है, साबर और हथमती दो नदियों के संयुक्त रूप से नाम को मिलाकर साबरमती नाम दिया गया है। इस नदी का बेसिन क्षेत्र आपको राजस्थान और गुजरात राज्य में दिखाई देगा। इस नदी के उत्तर और उत्तर पूर्व में आप लोगों को अरावली पर्वत श्रेणी, पश्चिम में कच्छ केरल और दक्षिण में खंबात की खाड़ी आप लोगों को दिखाई देगी। इस नदी बेसिन का आकार अगर आप लोग देखेंगे तो यह त्रिभुजाकार आपको दिखाई देगा। त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। अब अगर हम लोग बात करें तो इस नदी का जो उद्गम है यह राजस्थान के उदयपुर जिले में तेपुर गांव से होता है। कहां? उदयपुर जिले के तेपुर गांव से। उदयपुर, तो उदयपुर जिले के तेपुर गांव से इस नदी का उद्गम होता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है और यह खंबात की खाड़ी में जाकर अपना जल विसर्जित करती है। क्लियर है यहां तक? अब इसकी भी क्या सहायक नदियां हैं? जी हां हैं, लेकिन उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे अगर हम बात करें बाईं ओर से तो वाकल और हथमती इसकी सहायक नदी के रूप में दिखाई देगी, और दाहिने ओर से सई नदी आप लोगों को दिखाई देगी। क्या इस नदी पर कोई परियोजना है? जी हां है। धरोही में साबरमती जलाशय इसी पर बनाया गया है। हथमती जलाशय, मेशवो जलाशय परियोजना, यह सब इसी पर ही चल रही हैं। अब इस नदी पर या इस नदी के बेसिन क्षेत्र में, अपवाह क्षेत्र में क्या कोई उद्योग है? जी हां, गांधीनगर और अहमदाबाद, क्योंकि अहमदाबाद इसी नदी के किनारे आपको दिखाई देगा, महत्वपूर्ण शहरी केंद्र के रूप में आपको दिखाई देगा। अहमदाबाद साबर नदी के तट पर स्थित एक औद्योगिक नगर के रूप में है। कपड़ा, चमड़ा, चमड़े के सामान, प्लास्टिक, रबर, कागज, अखबारी कागज, ऑटोमोबाइल्स, पार्ट्स, मशीन, टूल्स, इन सब के लिए महत्वपूर्ण उद्योगों का विस्तार हमें इसी नदी के अपवाह क्षेत्र में दिखाई देता है। औद्योगिक शहर अहमदाबाद में जल प्रदूषण का खतरा इसी वजह से बना है। इस नदी में भी जल प्रदूषण का खतरा इसीलिए ही बना हुआ है और हो रहा है इसमें, क्योंकि यहां बहुत बड़े स्तर पर इस नदी के अपवाह क्षेत्र में आप लोगों को दिखाई देती है क्या? उद्योगों की अवस्थिति। आई होप साबरमती क्लियर हो गया होगा। यह साबरमती बहती आ रही है। अब हम लोग बात करते हैं माही नदी पर। माही नदी को अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के विंध्यन पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग से इस नदी का उद्गम होता है और फिर यह राजस्थान में अपवहित होती है और फिर यह गुजरात राज्य में प्रवेश करते हुए खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हुई यह आप लोगों को दिखाई दे रही है माही नदी। यानी 3 राज्यों में इस नदी का आप लोगों को जो है बेसिन या कहें अपवाह क्षेत्र आप लोगों को दिखाई देगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्य में। उत्तर और उत्तर पश्चिम में अगर आप लोग इसके देखेंगे तो यह अरावली पर्वत श्रेणी का आप लोगों को विस्तार दिखाई दे रहा होगा। पूरब में देखेंगे तो इधर ही मालवा का पठार है, इसका विस्तार आप लोगों को दिखाई देगा। किसका? मालवा का पठार। दक्षिण में देखेंगे तो विंध्यन और पश्चिम में देखेंगे तो खंबात यानी कि ये का विस्तार आपको दिखाई देगा। माही नदी भारत की प्रमुख अंतरराज्यीय पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। चूंकि ढाल इसका पश्चिम की तरफ है इसलिए यह खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। यह खंबात की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में कहा जाए अपना जल विसर्जित करती है। क्या इस पर कोई परियोजना है? क्या इस पर कोई जल विद्युत स्टेशन है? जी हां, माही बजाज सागर बांध परियोजना इसी पर ही है। कंडाना बांध और बनकोबरी बांध इसी पर ही है। इस नदी बेसिन में बड़ौदा एकमात्र महत्वपूर्ण शहरी नगर के रूप में यही ही बड़ौदा आपको दिखाई देगा। बड़ौदा, गुजरात का बड़ौदा नगर इस नदी के अपवाह क्षेत्र में आप लोगों को दिखाई देगा। कौन? बड़ौदा। क्लियर है? सूती वस्त्र उद्योग हो गए, कागज उद्योग हो गए, अखबारी कागज, दवा से संबंधित उद्योग है, यह सारे यहां आपको दिखाई देंगे। और अधिकांशतः ये भी बता दूं, अधिकांशतः यह सूती वस्त्र उद्योग, कागज वस्त्र उद्योग, अखबारी कागज उद्योग, दवा से संबंधित उद्योग, यह आप लोगों को रतलाम में दिखाई देंगे। कहां? रतलाम में दिखाई देंगे।
क्लियर है, नोट कर लेना, इस चीज को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग लूनी नदी पर। किस पर? लूनी नदी पर अब हम लोगों की चर्चा होगी। लूनी नदी, लूनी या नमकीन नदी या लवणीय नदी, संस्कृत में लोनारी या लवणवारी या लवणावरी के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि इसका पानी जो है बालतोरा के नीचे, बालतोरा एक क्षेत्र है, बालतोरा के नीचे खारा है, इसलिए इसका नाम लूनी पड़ा है। पश्चिमी राजस्थान में लूनी, क्योंकि अरावली के पश्चिम में है, तो अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी राजस्थान में जो लूनी है एकमात्र महत्वपूर्ण नदी अपवाह क्षेत्र के रूप में जानी जाती है, जो शुष्क क्षेत्र का बड़ा हिस्सा जो है कवर करती है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के पास से होता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा, अरावली पर्वत के पश्चिमी ढलान से, और दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए यह कच्छ के रण में, याद रखिएगा, कच्छ के रण में यहां अपना क्या करती है? जल विसर्जित करती है। इसकी भी कई सहायक नदी हैं। इस नदी की खासियत यह है कि यह अपने तल को गहरा, अपवाह होने के साथ साथ नदियां क्या होती हैं? अपने तल को और गहरा करती जाती हैं, लेकिन यह अपने तल को गहरा करने की बजाय अपने क्षेत्र को क्या करती है, या अपने अपवाह क्षेत्र को चौड़ाई में बढ़ाती चली जाती है। क्योंकि इसके किनारे मिट्टियों के बड़े ऊंचे ऊंचे टीले हैं जो आसानी से कटाव योग्य हैं। जैसे ही नदी अपवहित होती है तो उन टीलों को काटकर नदी की चौड़ाई बह जाती है। नदी की घाटी या नदी के तल की गहराई तब बढ़े ना जब उसको या उसमें मौजूद जल को ज्यादा क्षेत्र में बहने का रास्ता ही ना मिले। जब नहीं मिलेगा तो जल के अपने भार और अपवाह से तेजी से, अरे ठीक वैसे ही जैसे नींबू काटते हो, चाकू रखा और तेजी से दबा के उसे जब काटते हो तो दरार पड़ जाती है, काटते हो तो उसे कट जाता है, घाटी गहरी हो जाती है। ऐसे ही यहां पर है, लेकिन यहां पर उल्टा है। इस नदी के दोनों अपवाह के दोनों किनारों पर मिट्टी के टीले हैं। जब नदी का जल अधिक होता है तो यह टीलों को काट देती है, तो भार तो कम हो जाता है, यह चौड़ाई में बढ़ जाती है। बाढ़ इतनी तेजी से यहां पर जो है, अगर हम लोग देखें तो कई स्थानीय स्तर पर इससे संबंधित हम लोगों को, या इस नदी के अपवाह से संबंधित हम लोगों को समस्याएं दिखाई देती हैं। तो यह है हमारी कौन सी नदी? लूनी नदी। तो इसी के साथ आप लोगों की भारत के अपवाह तंत्र के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण नदियों पर हम लोगों ने चर्चा की, चाहे वो दक्षिण भारत की हो, चाहे मध्य भारत की हो, चाहे उत्तर भारत की हो, चाहे पूर्वोत्तर भारत की हो, और चाहे पश्चिमी भारत की हो। यह पूरी सीरीज के अंतर्गत मैंने आप लोगों की, चाहे यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, चाहे एमपीपीसीएस, चाहे बीपीएससी, चाहे आरएएस की परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इन टॉपिक्स पर चर्चा की है। इस वीडियो से संबंधित जो पीडीएफ है इसको आप लोग आईएएस ज्योग्राफी बाबा ऐप, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड करके ऐप को, और फ्री मटेरियल में जाकर पिछले सभी वीडियो की पीडीएफ फ्री में आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोगों ने मेरे पढ़ाने के क्रम के साथ साथ आप लोग भी अपनी पढ़ाई को धार देते चले गए और अपनी पढ़ाई को मजबूत करते चले गए, रिवीजन करते गए, मैप पर प्रैक्टिस करते चले गए, तो निश्चित रूप से यह जान लीजिएगा कि आपको बहुत बड़े स्तर पर परीक्षा में लाभ होगा, जिसका पता आपको परीक्षा में बैठने पर ही लगेगा। खैर, उसका भी इंतजार क्यों करना। जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उन टॉपिक्स को खत्म करने के बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, निश्चित रूप से आपके पास होगा। उठा के क्वेश्चन देखिए, आपको 80% तक क्वेश्चन बड़े आसानी से हल होते हुए दिखाई देंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब एक किसी नए टॉपिक के साथ। अपवाह तंत्र तो समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।